हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसऑर्डर। बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। सीटेट के लिए और एमपीटेट के लिए आपको जरूर देखना चाहिए। कम से कम एक लर्निंग डिसऑर्डर तो आता ही है। लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है? जो पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमताएं होती है, यानी कि डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको अधिगम अक्षमताएं बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, कुछ बालक जैसे हम शारीरिक जो विकलांगता होती है उसको तो हम लोग समझ लेते हैं, दिखाई देती है, लेकिन जो मानसिक अयोग्यताएं होती हैं, मानसिक रूप से जो बच्चे विकलांग होते हैं उन्हें हम लोग समझ नहीं पाते हैं और जबरदस्ती उन पर हम चीजों को थोपते रहते हैं, जो बहुत ही गलत होता है। यदि हम इनको समझकर इनका इलाज करवाएं तो इनका जो समाधान है वो संभव है। क्या होता है कि कई बार बालक जो होते हैं, कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो देखने को मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, बालकों को अधिगम में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, यानी कि उन्हें सीखने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनको समझकर इनका उचित इलाज करवाया जा सकता है, इनका इलाज हो सकता है, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। लोग जो होते हैं वो शारीरिक अक्षमता को तो आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पाए जाने वाले विकारों की पहचान नहीं कर पाते। ठीक है, अधिगम, देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यानी कि इन्होंने सबसे पहले पहचाना था कि मानसिक अयोग्यताएं भी पाई जाती हैं। अब अधिगम अक्षमता के लक्षण क्या क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे? कि वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मुख्य लक्षणों को बताया है। बिना सोचे विचारे कार्य करना, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं वो बिना सोचे विचारे कार्य करते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, कुछ भी करते रहते हैं। दूसरा क्या है, भावात्मक अस्थिरता, जैसे उनके जो भाव होते हैं वो उनमें अस्थिरता पाई जाती है, जैसे कभी गुस्सा में है, क्रोध में है और तत्काल वो प्रसन्न हो गए, या प्रसन्न है तत्काल वो क्रोध में चेंज हो गए, या कुछ भी काम कैसा भी उनका मूड बन जाता है। ठीक है, दूसरा है कार्य करने की मंद गति, यानी कि उनकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही धीमी होती है, स्लो होती है। ठीक है ना, अन्य बच्चों की तरह नहीं होती है। गामक क्रियाओं में बाधा, जो डायनेमिक क्रियाएं होती है उनमें बाधा उत्पन्न होती है। स्वयं के प्रति लापरवाही, यानी कि वो स्वयं के प्रति बहुत ही लापरवाही रखते हैं। निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यानी कि वो कुछ काम करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी चीजों को वो समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद ध्यान कम केंद्रित करना, यानी कि किसी भी चीज में वो ध्यान जो है वो बहुत ही कम केंद्रित करते हैं। ये सारी कुछ प्रमुख लक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं उन लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, आपको जरूर देखना चाहिए ये। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने संबंधी समस्या, यानी कि लिखने संबंधी समस्या जो होती है, जैसे जैसे ये बी है, आपको दिखाई दे रहा है बी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी की जगह डी लिख देते हैं ऐसे करके, और डी की जगह बी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी जो एक मिलते जुलते जो अक्षर होते हैं, जैसे कुछ बच्चे जेड ऐसे बनाते हैं, कुछ बच्चे गलती से ऐसा जेड बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो लिखने संबंधी जो समस्या होती है इसको क्या बोलते हैं, वो डिस्ग्राफिया होती है। उनको तरीके से समझाया जा सकता है, उस चीज को बताया जा सकता है बार बार, तो ये डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद होती है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी समस्या। देखिए डिसलेक्सिया क्या होती है, कई बार ऐसे लिखा होता है, ऐसे पुट लिखा है PUT। ठीक है, इसको पुट पढ़ते हैं, लेकिन कई बच्चे इसको बट पढ़ देते हैं। ठीक है, और भी ऐसे जो सेम अक्षर होते हैं उनको अलग अलग तरीके से पढ़ देते हैं, तो ये पढ़ने संबंधी समस्या होती है। तीसरी है डिसकैलकुलिया, यानी कि गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसमें ये बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि वो उनको सही से नहीं कर पाती, जैसा कि इसके नाम में छिपा हुआ है कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन में ये गड़बड़ करती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, गणितीय गणना संबंधी समस्या। उसके बाद आती है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब क्या होता है, मानसिक तनाव संबंधी विकार, जो मेंटल प्रेशर रहता है इनके ऊपर, मानसिक तनाव रहता है, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। प्रोजेरिया होती है, प्रोजेरिया क्या है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना, जैसे कुछ बच्चों की जो स्किन होती है वो झुर्रीदार हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, तो कम आयु में प्रोजेरिया, जो वृद्धावस्था के लक्षण होते हैं वो उनका आ जाना प्रोजेरिया कहलाता है। उसके बाद आती है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर लगता है।
कुछ बच्चे जो होते हैं वो तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल की छत पर खड़े हो जाते हैं तो उनसे वहां से डर लगता है, या कोई अन्य ऊंचाई वाली जगह पे खड़े हो जाते हैं तो वहां उनको डर लगता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। उसके बाद है मिथोमैनिया। मिथोमैनिया यानी कि झूठ बोलने की आदत। जैसे अतिशयोक्ति करते हैं ना, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत, और किसी भी बात को मतलब अत्यधिक झूठ बोलने की आदत, उसको बोलते हैं मिथोमैनिया। उसके बाद है ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब सामाजिकता का अभाव। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज में जाने से कतराते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, जहां पर ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है वहां पर जाने से बचते हैं वो, यानी कि ऑटिज्म होता है, उनके अंदर सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद आती है अफेजिया। अफेजिया क्या होती है? भाषा संबंधित कठिनाई, उनको लैंग्वेज सीखने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अफेजिया। उसके बाद है डिस्थीमिया, तनाव वाली स्थिति। ये सॉरी डबल टाइम हो गया। डिस्थीमिया तनाव वाली स्थिति, यानी कि मानसिक तनाव जो होता है उसकी स्थिति को क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया यानी कि भ्रम वाली स्थिति। इसमें भ्रम की स्थिति बन जाती है, लोग जो बच्चा होता है वो चीज को समझ नहीं पाता, भ्रम में बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑर्थोग्राफिया यानी कि वर्तनी संबंधी विकार। जिससे कुछ होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन चीजों का करते हैं तो उसको गलत तरीके से करते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसऑर्थोग्राफिया। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी क्लास थी, इसमें बहुत सारे जो इंपोर्टेंट मैंने डिसऑर्डर यहाँ पर बताए हैं। आप एक या दो बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो। यदि आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप सिर्फ आधा अधूरा वीडियो देखकर, किसी भी टीचर का आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा पूरा वीडियो देखना चाहिए। यदि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट और एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे।